जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने फिर से नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे आज फाइलम पोरीफेरा को लेकर के। फाइलम पोरीफेरा सबसे पहला यानी फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हुआ। अब वो एनिमल्स होने से पहले प्लांट लाइफ था, तो ये प्लांट लाइफ स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको शुरुआत में प्लांट का ही रूप दिया गया, लेकिन बाद में रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में इसे एनिमल कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता था, इस वजह से इसको एनिमल्स का रूप किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने। और सबसे पहले बात करें कि जो फाइलम पोरीफेरा के जीवों की स्टडी की, उनका नाम था वही फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु ने। ठीक है, और अरस्तु ने ही इसको अस्पंज नाम दिया, अर्थात छिद्र युक्त प्राणियों को अस्पंज भी कहते हैं। देन बात आती है कि हम लोग इस फाइलम पोरीफेरा को लेकर के काफ़ी बातें, काफ़ी जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, तो वहाँ पर हम लोग क्लास 11 को लेकर के चलेंगे और टीजीटी पीजीटी सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। तो आज की जो चर्चा है वो बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा को लेकर के, ठीक है ना। तो जो फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग्स एनिमल्स मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर में छिद्र पाया जाता है, अर्थात छिद्रधारी जंतुओं को हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। तो पोरीफेरा वर्ड किसने दिया था? पोरीफेरा के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ पोरीफर, ठीक है ना। स्टडी ऑफ पोरीफर क्या कहते हैं इसको? पैराजूलॉजी कहते हैं इसको, पैराजूलॉजी कहते हैं। यानी कि संघपोरी या छिद्रयुक्त जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? पैराजूलॉजी कहलाता है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर को लेकर के बात करेंगे, इसका सामान्य लक्षण क्या है, ये तो सबसे जनरल कैरेक्टर में बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जैसे कि हमारे पास है हैबिट और हैबिटाट, तो यानी ये रहते कहाँ हैं, इनका घर कहाँ है, तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग ऑल एनिमल्स, यानी कि जो सभी जंतु हैं, ऑल एनिमल्स आर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना। एक्वेटिक इन नेचर यानी जलीय होते हैं। अब जल होने का क्या मतलब है? जल में तो मोस्टली दो तरह के जल होते हैं, तो जलीय हैं, लेकिन किस तरह से? एक कह सकते हैं कि ये मैरीन वाटर होते हैं, यानी कि समुद्री जल, और दूसरा कह सकते हैं हम लोग ये कैसे होते हैं भाई? फ्रेश वाटर होते हैं, अर्थात अलवणीय जल। तो यहां पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यानी कि मोस्टली, मुख्य रूप से, यानी कि अधिकतर पोरीफेरा के जितने भी जंतु हैं वो समुद्री होते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं, और सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार से चिपके होते हैं, अर्थात स्थिर रहते हैं। तो बट एक्सेप्शन में, फ्रेश वाटर में एक्सेप्शन है अपवाद, यानी ऐसा पोरीफर जो मैरीन वाटर में ना रह करके, समुद्र जल में ना रह करके, वो कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर में। तो वो एनिमल्स है कौन सा? वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, स्पॉन्जिला। और ये कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे सेसाइल के होने के साथ साथ कैसे हो सकते हैं? कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी समूह में भी रह सकते हैं, और सिंगल भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, यानी सॉलिटरी भी हो सकते हैं। कौन? पोरीफेरा के एनिमल्स, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। दूसरी बात आती है, दूसरे पर हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका शरीर किस स्तर का है? क्या ये सेल लेवल का है, या फिर टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन लेवल का है? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो वहां पर हम लोग अच्छे समझ चुके हैं। आप ये सारी बातें समझने के लिए आप पिछले वीडियो को जरूर देखेंगे। किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ था वो जरूर देखें।
तो आइए देखते हैं बॉडी लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का स्तर क्या है, तो हम कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ये जो है कोशिकीय स्तर के प्राणी होते हैं, अर्थात इनके शरीर में क्या होता है, बहुत कम श्रम विभाजन पाया जाता है। अर्थात श्रम विभाजन का क्या सेंस हो गया, इसका सेंस ये हो गया, इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत कम डिवाइड होती हैं, अर्थात वो सेल डिवाइड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। इसका ये मतलब हो गया, अर्थात ये कोशिकीय स्तर के प्राणी हैं। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, इनमें सीलोम और सीलोम ने इसका बॉडी प्लान और जर्म लेयर देख लें। बॉडी प्लान और जर्म लेयर, ठीक है ना, जर्म लेयर जनन परत। तो जो पोरीफेरा का जर्म लेयर है, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें 2 जनन परतें पाई जाती हैं, बट वो पूर्णतया नहीं होती हैं, मतलब वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म जैसी नहीं होती। उसका नाम आपका पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के रूप में जानते हैं, अर्थात रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन कौन, पोरीफेरा के जीव। ये कैसे होते हैं, रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है ना, प्लास्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, फाइलम पोरीफेरा। और इनका बॉडी प्लान क्या है, इनमें बॉडी प्लान का क्या मतलब है, बॉडी प्लान जो होता है वो सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। सेल एग्रीगेट ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही फाइलम है जिसमें कोशिका पुंज प्रणाली पाई जाती है। कोशिका पुंज प्रणाली मिलती है किसमें, फाइलम पोरीफेरा में। बाकी ब्लाइंड सैक वाले हैं और ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान वाले एनिमल हैं, लेकिन फाइलम पोरीफेरा कैसा है, सेल एग्रीगेट प्रणाली वाला है, कोशिका पुंज प्रणाली वाला है। ठीक है ना, ये आपको। अब देखिए, जैसे डिप्लोब्लास्टिक का क्या सेंस हुआ, हम कहते हैं कि इसमें एक्टोडर्म के रूप में पिनाइकोडर्म है और इंडोडर्म के रूप में कोइनोडर्म या कोइनोसाइट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है, डाइजेशन का काम करती है, वो सेल है। तो यहां पर इनके बीच में जो रिड्यूस्ड है नॉन सेलुलर पार्ट मिलता है, एक नॉन सेलुलर पार्ट, जिसे आप क्या कहते हो, आप कहते हो उसको मेसेनकाइम, ठीक है ना, मेसेनकाइम के नाम से जाना जाता है। क्या, जो इसके बीच में अकोशिकीय तरल जैसा पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मेसेनकाइम कहते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ आ रही होगी। अगली टॉपिक की बात करते हैं, तो हम लोग इनकी सिमेट्री की बात कर लें, इनमें सिमेट्री किस तरह की है, उसके बाद सेगमेंटेशन, सीलोम। ये एक प्रकार से जनरल कैरेक्टर में एक जनरल कैरेक्टर ही है इनका, सामान्य जो बिल्कुल नॉर्मल कैसे क्या होते हैं। आइए अगले कैरेक्टर में आते हैं हम लोग। तो अगला कैरेक्टर अगर हम देखें तो सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री क्या होती है इनमें, तो सिमेट्री यानी कि सममिति। सममिति कितने तरह की होती है हमें नहीं पढ़ना है अभी, हमें यह जानना है कि पोरीफेरा संघ के जीवों में कैसी सिमेट्री होती है। तो ये कैसे होती है, जब इनके पास कोई बॉडी शेप नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है, तो हम क्या करें, आप सीधे बोलेंगे कि कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल अर्थात इसके अंदर कोई सममिति नहीं होती है। फिर अगले की बात करें, सीलोम। इनमें सीलोम कैसा होता है, यानी कि सीलोमेट हैं, सीलोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, जरूर कमेंट में करें सभी बच्चे। तो सीलोम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, अर्थात सीलोम नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, सीलोम के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे लास्ट में, सेगमेंटेशन की बात कर लें। तो सेगमेंटेशन की चर्चा करेंगे यानी विखंडी भवन की। तो आपको याद होगा फाइलम एनलिडस और आर्थ्रोपोडा में ही सेगमेंटेशन मिलता था, बाकी किसी में सेगमेंटेशन नहीं है। बात समझ आ रही है, वो बेसिस वाला क्लासिफिकेशन जो है किंगडम एनिमेलिया का, वो आप जरूर पढ़ लें एक बार, जरूर पीछे एपीएस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल आपका एपीएस क्लासेस कुड़वार है, वहां पर आप उस वीडियो को जरूर देख पाएंगे। सेगमेंटेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है ना,
ये तो हो गए इनके जनरल कैरेक्टर। और जनरल कैरेक्टर में हम लोग बात कर लें इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे एनिमल है? सबसे प्रिमिटिव यानी कि प्रथम मल्टीसेलुलर यानी कि प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस फाइलम के जीवों को कहा गया? जंतुओं को फाइलम पोरीफेरा का। तो यानी कि पोरीफेरा संघ के ऐसे जंतु जो आपके क्या हैं? प्रिमिटिव यानी कि लोअर ग्रेड के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे पहले बहुकोष के जीवों का विकास इन्हीं से हुआ और इसी इवोल्यूशन के आधार पर सभी जीवों को आगे आगे ऐसे बढ़ाते चले गए हम लोग किंगडम और सॉरी फाइलम कार्डेटा तक। बात बिल्कुल समझ आ रही होगी और सारी बातें समझ आएगी। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें? नॉर्मली ये जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडिटिक होते हैं या फ्रोडाइट होते हैं, अर्थात द्विलिंगी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कह सकते हैं इनको कि ये कैसे होते हैं भाई? बाइसेक्सुअल होते हैं। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है? नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है किसमें? पोरीफेरा के जीवों में, पोरीफेरा के जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें कुछ बातें और हैं, हम लोग इधर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? लैंगिक जनन। अब देखिए जो लैंगिक जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो यहां पर क्या होगा? इनके दौरान इसमें जो हम कहते हैं कि लार्वल स्टेज पाई जाती है, लार्वल स्टेज मिलती है। तो अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसमें लार्वा बनता है, तो इसका ये सेंस हो गया कि इसमें जो डेवलपमेंट है इसका वो भी कैसा होगा? फिर इनडायरेक्ट होगा, अप्रत्यक्ष विकास लक्षण पाया जाता है। अप्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं अप्रत्यक्ष? क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। डायरेक्ट जैसे हम लोग इंसान में क्या होता है? इंसान जो बच्चा पैदा होता है वो एज इट इज पूरा रूप धारण करके ही वो पृथ्वी पर आता है, जबकि इसमें क्या होता है कि वो पहले दूसरे शेप में रहता है, फिर एट लास्ट वो अपने एडल्ट स्टेज में आएगा तो एक अपने मेन कैरेक्टर में पहुंचेगा। कौन? पोरीफेरा में। इसलिए इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये भी कह सकते हैं लार्वल स्टेज पाई जाती है, इस वजह से इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब अपना जो असली रूप है, अपना असली चेहरा बाद में दिखता है। सभी में ऐसे दिखता है, किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति में अगर बातें हों तो उसका असली रूप देखना है, उसके साथ आप बातें करो, व्यवहार करो, अच्छे से सब कुछ के साथ काफी समय बिताओ, तब आपका उसका असली रूप नजर आ जाएगा आपको। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी को पहचानना है तो उसको समय दो, समय दीजिए, आप उसके लक्षण को पहचान जाओगे। इसी तरह से हम इसके लक्षण को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक लार्वल स्टेज की बात आ रही है तो हम लोग क्या जान लें? काफी इंपॉर्टेंट बात लाइन है, ध्यान रखिएगा। एक होता है इसमें क्या है? साइकान। साइकान, साइकान, साइकान में जो लार्वा होता है उसका नाम क्या है भाई? एम्फीब्लास्टुला। तो ये क्या है? साइकान का लार्वा है। तो पहले लार्वा होगा, इसमें जब डेवलपमेंट होगा तब ये साइकान के जैसे स्ट्रक्चर में आएगा। इस वजह से कह रहे हैं क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। ठीक है ना, इसी वजह यही है। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, ल्यूकोसोलेनिया को लें, ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है ना, ल्यूकोसोलेनिया। इसके लार्वा का क्या नाम है भाई? इसके लार्वा का नाम है पैरेनकाइमुला। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम या नीट जैसे एग्जाम देंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो ये दोनों ऐसे। इसके बाद हम इसके टिपिकल कैरेक्टर पे आते हैं, इसके बॉडी को लेकर के। ठीक है ना, इसका शरीर कैसे, क्या इसमें कोई कैनाल सिस्टम है, कि भोजन करेगा कि नहीं करेगा, कैसे। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर पर, इसका क्या लक्षण है। यहां तक आपको बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। आइए देखते हैं।
टिपिकल कैरेक्टर, अब टिपिकल कैरेक्टर का क्या सेंस निकालें। टिपिकल कैरेक्टर, अब टिपिकल कैरेक्टर का ये मतलब है कि अब हम अभी तो जनरल चीजें पढ़ रहे थे, सामान्य चीजें, इसके हम कह सकते हैं इसके आउट ऑफ बॉडी पढ़ रहे थे नॉर्मली। अब इसके शरीर के अंदर चलते हैं, इस शरीर के पोरीफेरा, शरीर के जीव के जंतु के अंदर अंदर क्या होता है उसके बारे में जानने का बिल्कुल प्रयास करते हैं कि क्या वो कुछ शरीर में खाना पीना जाएगा नहीं जाएगा, उसको पचाएगा कि नहीं पचाएगा, कौन सी सेल क्या करेगी, क्या इस कहीं टूट जाए तो फिर से वो बन सकता है, क्या रीजनरेशन पावर है कि नहीं है। तो इस बात को समझेंगे और इसी चीज को हम लोग टिपिकल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो टिपिकल कैरेक्टर में सबसे पहले कैरेक्टर की बात करेंगे तो वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम यानी कि जल संवाहन तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम को लेकर के। तो वाटर कैनाल सिस्टम का क्या सेंस है, तो यानी कि आपको शुरुआत में पता हुआ कि जो स्पंज होते हैं इनके पूरे शरीर में क्या होता है, छिद्र होता है। तो इनके शरीर में जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है ना, ऑस्टिया कहते हैं। और उस ऑस्टिया का फंक्शन क्या है, ऑस्टिया का फंक्शन क्या है, इसके शरीर में क्या लाता है, ये वाटर इसके शरीर में ऑस्टिया के माध्यम से इंटर करता है, वाटर के साथ ऑक्सीजन आता है और ये उसी के साथ स्पर्म भी उसी रास्ते से आता है। और हमारे क्या होते हैं, फूड मटेरियल भी डर्मल ऑस्टिया से ही आता है, ठीक है ना। मतलब जो इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस छिद्र का क्या नाम है, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या क्या कर रही है भाई, वो जल को, ऑक्सीजन को, स्पर्म को, फूड मटेरियल को उस रास्ते से क्या करती है, अब शरीर के अंदर लाती है। तो ऑस्टिया क्या है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग का क्या मतलब है, जहां से ये सारे मटेरियल क्या कर रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो अंदर आएगा वो कहां पर जाएगा, इसमें एक हॉलो कैविटी होती है इसके अंदर। अब हॉलो कैविटी का मतलब छोटा सा खाली स्थान पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे, स्पंजोसील बोलेंगे, स्पंजोसील कहते हैं। और इस स्पंजोसील में ये सारे मटेरियल आएंगे तो वहां पर एक क्या होती है, कोइनोसाइट सेल होती है, कोइनोसाइट सेल जो क्या करती है, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करती है, अर्थात थीजोसाइट सेल भी कह सकते हैं। तो स्पंजो, अब उसके बाद जब कोई भी चीज, नॉर्मल सी बातें हैं, जब कोई भी चीज आप खाओगे, खाने के बाद हमारी सेल्स उसको डाइजेस्ट करेंगी और डाइजेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ गंदा जरूर बच जाता है। तो वो अगर गंदा बच गया, वो वेस्ट बच गया, तो उस वेस्ट को तो शरीर से बाहर भी निकालना है ना। तो शरीर से बाहर निकालने वाला जो रास्ता है वो बड़ा सा छिद्र जिसका नाम क्या है भाई, आस्कुलम है। आस्कुलम जिसे कहते हैं, जो झब्बादार बड़ा सा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट करता है, त्याग करता है, किसका, अपशिष्ट का, अपशिष्ट का, अपशिष्ट मीन्स वर्ज्य, बेकार पदार्थ, CO2 जैसे गंदे पदार्थ क्या करता है, बाहर रिलीज करता है, ये त्याग कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। ये बात बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद थोड़ी सी और बातें करते हैं इस चैप्टर में, एग्जाम्पल को लेकर के। वाटर कैनाल सिस्टम हो गया हमारे पास, ठीक है ना। और इनमें जो दो लेयर होती है उस लेयर को जानने, एक जो आउटर मोस्ट लेयर, अगर हम कहें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है पिनेकोडर्म, जिस पर क्या होता है, जो किसकी बनी होती है, या तुम कह सकते हैं स्पंजिन फाइबर की बनी होती है या फिर कैल्शियम की बनी होती है। और इसी में क्या होते हैं, ये डर्मल ऑस्टिया, इसी में क्या होता है, छिद्र होता है इसी पिनेकोडर्म में। और जो इसकी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर यानी कि जो इसके अंदर जो फ्लैजिलेटेड होती है, फ्लैजिलेटेड यानी कि तंतुवत होती है, धागे जैसी होती है, उसका नाम क्या है भाई, उसे तो आप कीप कोशिका भी कह सकते हो,
कीप कोशिका कह सकते हो। कीप कोशिका का मतलब कोइनोसाइट यानी कि कॉलर सेल भी कहते हो इसको, कॉलर सेल। तो ये इसका एक मेन कैरेक्टर है कॉलर सेल का पाया जाना। ठीक है, काफी ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर ये बात आए कि फाइलम पोरीफेरा का मेन कैरेक्टर किसे कहते हैं, इसमें जो है कीप कोशिका पाई जाती है, कॉलर सेल पाई जाती है, जिसमें जो कैसी होती है, फ्लैजलेटेड होती है, और उस फ्लैजला के अंदर जो कुछ पदार्थ, जो बड़े बड़े पदार्थ हैं वहीं पर रुक जाते हैं, और जो आवश्यक पदार्थ हैं, जो छोटे कण होते हैं, वो उसके माध्यम से इस स्पंजोसेल में एंट्री कर जाते हैं और हमारी सेल जो है उसको डाइजेस्ट करती है, पचाती है। ठीक है ना। अब आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है और उस एग्जाम्पल का क्या क्या सेंस निकाल पाते हैं हम लोग, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात हुई अगर ये सारी बातें आपको समझ आ रही है। नहीं आ रही है तो आप क्या करें, वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार जरूर देखेंगे तो सारी बातें आपको कंफर्म हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आए, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पोरीफेरा में, तो एग्जाम्पल में क्या है, साइकान है। ठीक है ना। साइकान की बात करें, साइकान, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला और यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिला, गजब, मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, स्पॉन्जिला। ठीक है ना। हाइलोनीमा भी है, हाइलोनीमा, और हाइलोनीमा के साथ ल्यूकोसोलोनिया भी है, ल्यूकोसोलेनिया, और पर्ल ओएस्टर, ओएस्टर, मतलब ये काफी सारे एग्जाम्पल ईटीसी हैं जो फाइलम पोरीफेरा में आते हैं। अब इसी में काफी बातें और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे बात आती है साइकॉन की, साइकॉन की। तो साइकॉन में अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, साइकॉन में क्या होता है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। उस साइकॉन के लार्वा का क्या नाम है भाई, एम्फीब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ठीक है ना। एम्फीब्लास्टुला किसका नाम है, साइकॉन के लार्वा का। दूसरे की बात करें ल्यूकोसोलेनिया की, तो ल्यूकोसोलेनिया का क्या लार्वा है, उस लार्वा का क्या नाम है, उस लार्वा का नाम है, और ये लार्वा कैसा है, फ्लैजलेटेड है, फ्लैजलेटेड लार्वा पाया जाता है। इसका लार्वा का नाम क्या है भाई, अभी बात हुई थी, पैरेनकाइमुला। ठीक है ना। पैरेनकाइमुला किसका नाम है, किसके लार्वा का, ल्यूकोसोलोनिया का। फिर इसी में एक बात आती, स्पॉन्जिला को आप याद रख लो, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला क्या था, एक फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, या हम कह सकते हैं स्वीट वाटर, स्वीट वाटर पोरीफर, पोरीफर, यानी ऐसा पोरीफेरा का जंतु जो कहां पर, स्वच्छ जल में मिलता है या मीठे जल में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, स्पॉन्जिला है। देन एक बात और आती है यूप्लेक्टेला को लेकर के, काफी इंपॉर्टेंट, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, ये क्या है, इसको, इसका एक दूसरा नाम है बास्केट, वीनस बास्केट फ्लावर, इसको ऐसे कह सकते हैं, वीनस बास्केट फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको, वीनस बास्केट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक बड़ा अच्छा यूज है, कहां पर, जापान में। जापान में इसका क्या यूज है, जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट की जाती है, यानी कि शादी में इसको गिफ्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पेयर में होता है और वहां के लोग ये मानते हैं कि जैसे ये पेयर में है, इसका जोड़ा नहीं टूट रहा है, वैसे जो शादी करके आए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, उनका भी जोड़ा अलग कभी ना हो, इस वजह से वो लोग इसको विवाह में क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। और इसके बाद एक और पर्ल ओएस्टर को लेकर के काफी अच्छी चर्चा है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर इसका क्या मतलब है? इसको मुक्ता सुक्ति के नाम से जानते हैं। मुक्ता सुक्ति काफी है, इंपॉर्टेंट है। टीजीटीसी सभी जितने लिख रहे हैं ना प्यारे सभी बच्चे ध्यान से रखें, ध्यान से इसको रखें अपने पास, जिससे आपको सारी बातें याद हो जाए, कंफर्म रहे। मुक्ता सुक्ति किसे कहते हैं? पर्ल ऑयस्टर को। ये एक प्रकार से परजीवी जंतु है, परजीवी पोरीफर है, जो अपने एक इससे गंधहीला जिसे कहते हैं ना गंध युक्त केमिकल रिलीज करके दूसरे जीव को मार देता है। ठीक है ना, इसका काम एक प्रकार से पैरासाइट होता है, पैरासिटिक होता है। ठीक है ना, जो दूसरे जीव अब केमिकल यानी रसायन की मदद से, रसायन मतलब कोई रासायनिक पदार्थ केमिकल रिलीज करता है जिसकी गंध असहनीय होती है, वो जंतु उस गंध को नहीं सह पाता है और मर जाता है, और जिसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इनमें एक क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बतिया लेते हैं हम लोग। क्या बतिया लें, आइए देखते हैं। एक लास्ट के टॉपिक में रीजनरेशन पावर की मैंने चर्चा की थी शुरुआत में। तो रीजनरेशन पावर होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब रीजनरेशन पावर का क्या मतलब है? पुनः अंगों का, सिर्फ नंबर अंग होता नहीं है, पुनः सेलों का यानी जो सेल्स हैं कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पुनरुद्भवन, यानी कि रीजनरेशन पावर। तो क्या इसमें रीजनरेशन पावर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो वो कौन सी सेल है जो रीजनरेशन पावर अपने पास रखती है? उस सेल का नाम क्या है भाई? आर्कियोसाइट सेल्स। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम तीसरे फाइलम को यानी कि एनिमल का दूसरा फाइलम प्रोटोजोआ को ले लें, तो तीसरे फाइलम की ओर सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया की ओर चलेंगे। धन्यवाद।